केवल सुनना ही है ना, समझने का प्रयास मत करना, केवल सुनना। यस सर। देखो, स्टेट जो है उसको देखने का प्रयास करेंगे कि स्टेट और जो लॉ है इनके बीच का संबंध ना बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो राज्य के बिना विधि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। तो सामान्य अर्थ में हम ये बोल सकते हैं कि राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। तो राज्य अस्तित्व में क्यों आता है ये हमने जानने का प्रयास किया। अब देखो, विधिक दृष्टि से राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। ठीक है, तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। अब देखें, प्राचीन यूनान में राज्य नाम से कोई संस्था अस्तित्व में नहीं थी। ठीक है, यूनान यूनानी जो थे वो क्या करते थे, राज्य के स्थान पर पॉलिटी शब्द का प्रयोग करते, जिसका आशय होता था नगर राज्य। तो यूनान के इन छोटे समुदायों में परस्पर साहचर्य और अधिकारों के उपयोग पर बल दिया जाता था, न कि सर्वोपरिता या आज्ञा पालन पर। तो ये जो चीजें हैं वो विद्यमान नहीं थी। इसके बजाय क्या था वहां पे, साहचर्य मतलब साथ में काम करना और अधिकारों के उपयोग पर बल दिया जाता था। तो ऐसी व्यवस्था थी वहां। अब देखें, प्राचीन रोम में जो जन समुदायों के लिए एक सिविटास वर्ड यूज किया जाता था, जो देख सकते हैं स्क्रीन पे, CIVITAS, सिविटास। तो मध्य युग में राज्य के बारे में विद्वानों के विचार स्पष्ट नहीं थे कि राज्य क्या होता है, कैसा होता है। अब इसी समय क्या है कि इस शब्द की परिकल्पना को साम्राज्य और रजवाड़ों तक ही सीमित रख दिया गया। तो राज्य मतलब क्या हो जाएगा कि साम्राज्य होगा या रजवाड़े जो रहते थे, तो राज्य उनको समझा जाता। तो मध्यकाल का जब अंतिम चरण आया तो राज्य की संकल्पना में कुछ कुछ साकार होने लगी। मतलब राज्य अस्तित्व में आना मतलब जो हम जैसा सोचते थे, जो आज की तारीख में बोलते हैं, वैसा राज्य का सपना साकार होने। उस समय प्रभुता, संप्रभुता जो है वो शासकों में निहित होने के कारण राज्य सर्वोपरि सत्ता का प्रतीक माना जाता था। अब देखें राज्य की प्रकृति क्या है। तो राज्य के विषय में विद्वानों का विचार है, अलग अलग है। कुछ विद्वान इसे शक्ति पुंज के रूप में देखते हैं, मतलब ये शक्ति का स्रोत है। जबकि और कुछ जो लोग हैं वो बोलते हैं कि ये जन कल्याणकारी व्यवस्था मानते हैं, कि जन कल्याण के लिए एक व्यवस्था है जो राज्य के रूप में उभरी है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि राज्य के प्रति कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए, मतलब उनका दृष्टिकोण कानूनी है और इसे कानूनी आधार पर संगठित एवं जन कल्याणकारी समाज माना जाता है। तो राज्य की प्रकृति के विषय में प्राचीन यूनान में सोफिस्टो एक वो थे, उनका मत था कि राज्य जो है वो रूढ़िगत होता है, कन्वेंशनल है। जबकि सॉक्रेट्स जो थे, जिनको सुकरात बोलते हैं अपन, और जो प्लेटो थे, इनका तर्क था और इनका अलग तर्क था, और ये जो है ये राज्य रूढ़िगत है, इनका खंडन किया करते। तो इन विचारकों के अनुसार राज्य का स्वरूप स्वाभाविक है, मतलब स्वाभाविक रूप से राज्य का निर्माण हुआ है और नागरिकों के नैतिक विकास के लिए राज्य परम आवश्यक है। तो अगर नागरिकों का नैतिक विकास चाहिए तो उसके लिए राज्य की आवश्यकता है। और जो ज्यूरिस्ट हैं, रूसो, इम्यूनल कांट, हीगल, ब्रैडले, ये सब नए शब्द होंगे आपके लिए, तो ये सब ज्यूरिस्ट हैं। तो इनका मानना था कि आदर्शवादी विधि शास्त्रियों ने मानव के सर्वोन्मुखी विकास के लिए, मतलब सर्वांगीण विकास के लिए राज्य को अपरिहार्य माना। मतलब सर्वांगीण विकास यदि आपको करना है मानव का,
तो राज्य की आवश्यकता है और अति आवश्यक है। फिर ह्यूगो ग्रोसियस जो है उनका मत था कि राज्य जो है मानव कल्याण के लिए निर्मित एक सामान्य जन समुदाय है, तो मानव कल्याण जो है वो सर्वोपरि। तो हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो प्रभाव जो है वो बदलता गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वर्तमान में आज की स्थिति में जो देखें हम वर्तमान स्थिति में कि लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की कल्पना साकार होती नजर आती। तो आज की तारीख में और जो आदिकाल में जो राज्य थे या राज्यों का जो अस्तित्व था, तो उसमें अंतर क्या आया है कि पहले राज्य का कार्य केवल आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना था, जबकि अब राज्यों का जो कार्य है वो कहीं अधिक विस्तृत हो गया है। और अब चूंकि राज्य जो है अब वेलफेयर स्टेट बनते जा रहे हैं, मतलब लोक कल्याणकारी राज्य बनते जा रहे हैं। अब देखें कि राज्य को शक्ति का प्रतीक, एक आवश्यक बुराई, नेसेसरी एविल, मतलब ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि स्टेट को नेसेसरी एविल भी कहा जाता है और इसके लॉ को भी नेसेसरी एविल कहा जाता है, मतलब एक आवश्यक बुराई है, ये बुराई है लेकिन ये बुराई जरूरी है, नेसेसरी एविल का। तो मानते हुए कई लोगों का कहना है कि व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाली संस्था निरूपित किया है। तो किस प्रकार की संस्था है राज्य? कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता को सीमित करने वाली संस्था है। इसी संदर्भ में हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उनका मत है कि जो राज्य है वो एक संयुक्त बीमा कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, हर्बर्ट स्पेंसर। अब क्या है कि जिसकी सदस्यता ऐच्छिक है और वैकल्पिक होनी चाहिए, तो जो इच्छा से उस राज्य में सदस्यता ले सके और उसके पास विकल्प होना चाहिए। तो मैकियावेली, ओपेनहाइम और कार्ल मार्क्स, तो ये नया नाम होगा आप लोगों के लिए, मैकियावेली और ओपेनहाइम। कार्ल मार्क्स तो आप पिछली क्लास में सुने। तो इन सब का मानना था कि राज्य शक्ति पुंज है, शक्ति का स्रोत है, जिसमें एक वर्ग विशेष अन्य लोगों का शोषण करता है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को शासक वर्ग की एक प्रबंधक समिति की संज्ञा दी। शासक वर्ग, राज्य क्या होता है? शासक वर्ग मतलब शासन करने वालों का वर्ग का एक प्रबंधक समिति जो क्या करती है? प्रबंध करती। तो ये संज्ञा दी थी कार्ल मार्क्स ने स्टेट। अब देखते हैं कि रॉबर्ट फिलीमोर ने अंतरराष्ट्रीय विधि के संदर्भ में राज्यों को एक ऐसा राजनीतिक संगठन निरूपित किया जो एक नियत भूभाग पर, ध्यान देंगे, एक नियत भूभाग पर स्थायी रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सामान्य कानूनों और प्रथाओं से आबद्ध करता है और एक संगठित सरकार के माध्यम से अपनी सीमा में स्थित सभी व्यक्तियों और वस्तुओं पर स्वतंत्र संप्रभुता और नियंत्रण रखता है और युद्ध और शांति की क्षमता रखते हुए विश्व के अन्य समुदायों से अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है। तो इस परिभाषा को देखें तो लगभग ये पूर्ण लगती है। और ये रॉबर्ट फिलीमोर जो हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ अपने सेकंड संस्करण में पेज नंबर 18 में ये कहा था, जो लगभग राज्य की परिभाषा को पूर्ण करती है। तो अब इस विवेचना, जो हमने जो विवेचना की, उससे हम ये कह सकते हैं कि राज्य जो है, राज्य का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लोगों के हितों की रक्षा करना है, जिसे वह शांति स्थापना कर सके, न्याय प्रशासन द्वारा संपादित कर सके। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य कुछ नियम लागू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विधि या कानून के नाम से जानते हैं। अतः विधि के स्वरूप को समझने के लिए राज्य के स्वरूप को समझना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राज्य और विधि का अटूट संबंध है और इनका एक दूसरे के मतलब स्वतंत्र रूप से इनका अस्तित्व नहीं हो सकता है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट।
राज्य की परिभाषाएं। तो देखिए, स्टेट जो है, स्टेट जो वर्ड है, STATE, स्टेट जो है, उसकी उत्पत्ति जो है, ओरिजिन जो हुआ है, वो स्टेटस से हुआ है। ये स्टेटस देखें, STATUS, स्टेटस, जिसका अर्थ होता है प्रायस्थिति, अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय की प्रायस्थिति। व्यक्तियों का समूह होगा या व्यक्तियों का निकाय होगा, उनका जो स्टेटस है उससे स्टेट बनता है। राज्य के विषय में कई लोगों का मानना है, विद्वानों का मानना है, और इनकी जो राय है वो भिन्न भिन्न है, सबकी अलग। कुछ लोग मानते हैं कि राज्य की परिभाषा में राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका कोई स्वरूप नहीं होता है, और विधि के अंतर्गत उसे राज्य जो है वो आर्टिफिशियल पर्सनालिटी होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो अब कुछ विधि शास्त्रियों की परिभाषा देखते हैं कि बोजांके जो हैं, उनके अनुसार राज्य समस्त जीवन के लिए एक कृत्यात्मक धारणा है। अब भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि एक निश्चित भूभाग पर, आवश्यक तथ्य निकाल सकते हैं आप यहां से, एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को हम राज्य कहते हैं। तो विल्सन की ये परिभाषा की तुलना अगर हम करें तो ये जो परिभाषा है वो अपूर्ण लगती है। मानव इतिहास में ऐसे अनेक सुसंगठित राजनीतिक जन समुदाय अस्तित्व में थे जिनकी निश्चित भू सीमाएं होने पर भी वे राज्य नहीं थे। राज्य की कोटि में आने के लिए यह आवश्यक है कि निश्चित भूभाग पर रहने वाला संगठित जन समुदाय स्वतंत्र हो और संप्रभुता उसको प्राप्त। जैसे उदाहरण में ले हम कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो भारत है वो स्वतंत्र नहीं था, इसीलिए उसे राज्य नहीं कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत स्वतंत्र हुआ और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसकी स्थापना हुई। सर जॉन सामंड जो है वो कहते हैं कि राज्य और राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो इस परिभाषा में देखो कि निश्चित उद्देश्य जो है, तो इससे सामंड का क्या आशय है कि बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करने तथा जन समुदाय में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने से है। परंतु ये परिभाषा भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि भूभाग संबंधी तत्व की पूर्ण अवहेलना कर दी गई है। क्योंकि भूभाग जो है, चूंकि राष्ट्र के लिए एक आवश्यक तत्व है। अब देखिए ऑस्टिन ने कैसे परिभाषित किया है राज्य को, कि राज्य संप्रभु का पर्यायवाची। तो ऑस्टिन के बारे में आप देखेंगे तो इनके जितने भी डेफिनेशंस हैं उसमें आपको सॉवरीन, संप्रभु, ऐसे आदेशात्मक जो तत्व हैं वो मिलेंगे आपको ये इनकी किसी भी परिभाषा में। तो देखिए, किसी ऐसे एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह का प्रतीक जो राजनीति की दृष्टि से स्वतंत्र समाज में सर्वश्रेष्ठ शक्ति रखता है। तो ये कहा था ऑस्टिन ने अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के चौथे संस्करण, 4th एडिशन में, पेज नंबर 249 में कहा। अब हॉलैंड की परिभाषा देखते हैं कि राज्य की और भी अधिक व्यापक परिभाषा दी थी हॉलैंड। उनके अनुसार राज्य अनेक व्यक्तियों के ऐसे संगठन को कहते हैं जिनके आधिपत्य में सामान्य एक निश्चित भूखंड हो और जिनमें बहुसंख्यकों या एक विशिष्ट वर्ग के लोगों की इच्छा का प्राबल्य बहुमत के कारण उन लोगों पर हो जो उनके विरोधी हो। यह परिभाषा अधिक तर्कसंगत है, क्योंकि राज्य के चारों आवश्यक तत्व, तो 4 आवश्यक तत्व क्या क्या है? जनसंख्या, भूप्रदेश,
सरकार और संप्रभुता। तो ये 4 आवश्यक तत्व हैं राज्य के लिए, नोट कर सकते हैं आप इसको। अब देखते हैं लियोन ड्यूगिट जो थे, उन्होंने क्या परिभाषा दी राज्य की, कि वो ऑस्टिन और जो सामान्य जो डेफिनेशन दिया था उनसे थोड़ा सा भिन्न परिभाषा दी थी इन्होंने। उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जो एक निश्चित भूखंड पर निवास करता है, जिसका सर्वोच्च बलशाली व्यक्ति अपनी इच्छाओं को स्वयं से कमजोर लोगों पर अधिरोपित करता है, जिसे संप्रभु कहा जाता है। तथापि अधिकांश विधि शास्त्रियों ने ड्यूगिट द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि संप्रभु अपनी शक्ति या बल का प्रयोग करते हुए अपने अधीनस्थों पर अपनी इच्छाएं थोपता है, सरासर गलत है। तो ये एक्चुअल में अगर इस परिभाषा को आप कंपेयर करें तो उस स्थिति परिस्थिति से करनी पड़ेगी जब राजाओं का राज था, जब रूलर होते थे। लेकिन अगर इस परिभाषा को आप अगर आज के दृष्टिकोण से देखें, आज की परिस्थितियों में अगर तौलें, तो ये उचित प्रतीत नहीं हो। उसके बाद देखें जेरेमी बेंथम जो हैं, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि जब प्रजा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की आज्ञा का पालन करती है जिन्हें हम प्रशासक कहते हैं, तो ऐसी प्रजा और प्रशासक के सम्मिलित स्वरूप को राजनीतिक समाज या राज्य कहते हैं। तो राज्य जो है और राजनीतिक समाज ये पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। उसके बाद एक केस देखिएगा आप कि चिसहोम वर्सेस जॉर्जिया। इस केस में स्टेट की जो व्याख्या की गई थी, एक्सप्लेनेशन था, वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया था और ये डिसाइड किया गया कि राज्य जो है वो स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय है जो इस सामान्य उद्देश्य से संगठित हुए हैं कि उन वस्तुओं का जो उनकी स्वयं अपनी शांतिपूर्वक लाभ उठा सकें और दूसरों के प्रति न्याय कर सकें। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों द्वारा राज्य का निर्माण अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिए किया जाता है, ताकि वे अपनी वस्तुओं का उपयोग शांतिपूर्ण ढंग से कर सकें। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए वस्तुओं का उपयोग में क्या समझ सकते हैं, जैसे संपत्ति समझ सकते हैं। अब देखें गार्नर ने भी डेफिनेशन दी और बहुत सरल शब्दों में परिभाषा दी कि न्यूनाधिक बहुसंख्यक मनुष्यों के एक ऐसे समुदाय को राज्य कहा जाता है जो स्थायी रूप से एक निश्चित भूखंड पर निवास करता हो, जो बाह्य नियंत्रण से सर्वथा स्वतंत्र हो। तो यहाँ पे बाह्य नियंत्रण या बाह्य हस्तक्षेप नहीं है, और जिसकी एक ऐसी सुसंगठित सरकार हो जिसके आदेशों का उसके निवासियों का एक बहुत बड़ा भाग सहज रूप से पालन करता हो। तो इस परिभाषा को देखिए कि किसी निश्चित भूखंड पर रहने वाला संगठित जनसमूह यदि पूर्ण स्वाधीनता का उपयोग नहीं करता है तो वह राज्य नहीं कहला सकता। इस परिभाषा में संप्रभुता प्राप्त राजनीतिक संगठन के अस्तित्व पर बल दिया गया है। यदि संगठित जनसमुदाय के पास संप्रभुता है और वह उसका एक निश्चित भूखंड पर प्रयोग कर पाता है, तो सामान्यतः जनता उनका अनुशासन मानती है और उनकी आज्ञा का पालन करती है। तो हम ऐसे संगठित जन समुदाय को राज्य की संज्ञा देते हैं। अब देखें ह्यूगो ग्रोसियस। ये सब ज्यूरिस्ट के नाम हो सकता है आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आप जब आगे पढ़ेंगे तो इन सब ज्यूरिस्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ह्यूगो ग्रोसियस जो हैं, इन्होंने स्टेट जो है, जो राज्य है, उसके विषय में कहा कि स्वतंत्र व्यक्तियों का एक ऐसा समेकन मतलब जुड़ाव या जुड़ना, जो लोक कल्याण के उद्देश्य से विधि का उपयोग करने के लिए एकीकृत हुए हैं। तो विधि का उपभोग करने के लिए एकीकृत हुए हैं, मतलब जुड़े हैं साथ।
मैकआइवर जो है उनके अनुसार राज्य एक ऐसा संगठन है जो सरकार द्वारा घोषित विधि की शास्ति का प्रयोग करते हुए एक निर्धारित भूभाग के समुदाय में सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। गुडहर्ट ने राज्य को उसके उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया कि समाज, जिसे हम राज्य कहते हैं, का उद्देश्य एक निश्चित भूभाग में शांति, विधि व्यवस्था बनाए रखना है। अतः राज्य का न्यूनतम और आवश्यक उद्देश्य क्या है? जीवन को संभव बनाए रखना कि उसकी प्रजा जीवित रहे। अब इसी क्रम में देखते हैं ओपेनहाइम जो थे वो क्या कहते थे कि राज्य तब अस्तित्व में आता है जब व्यक्तियों का समुदाय किसी देश में उसकी संप्रभुता शक्ति के अधीन स्थापित हो जाता है। आरजी कैटल जो है उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जिसका निश्चित भूभाग पर आधिपत्य होता है और जो विधिक रूप से बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्र होता है, जिसकी एक संगठित सरकार होती है और जो स्वयं द्वारा निर्मित कानून अपने क्षेत्राधीन समस्त व्यक्तियों या समूहों पर प्रशासन करता है। तो राज्य की परिभाषा के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है कि वर्तमान परिवेश में राज्य की परिभाषा उपर्युक्त परिभाषाओं से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि आधुनिक समाज में राज्य का अस्तित्व प्रयोजनों के कल्याण तथा हित के लिए होता है। अतः उन्हें अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहना आवश्यक होता है। इसके सिवाय राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो उन पर होता ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब आप अगर सामान्य रूप से राज्य को परिभाषित करना चाहें तो जनसंख्या, भूप्रदेश, सरकार और संप्रभुता, ये सब राज्य के आवश्यक तत्व होंगे जिनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो अब चलते हैं हम राज्य की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इस पर। तो जो विद्वान हैं उनका सभी विद्वानों का अलग अलग मत रहा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, और सदैव मतलब हमेशा से ये जो जिज्ञासा है कि राज्य की उत्पत्ति कैसी हुई है, ये जिज्ञासा बनी रही है। और ये कठिन कार्य है कि राज्य की उत्पत्ति का कोई एक निश्चित सिद्धांत दिया जा सके। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, दूसरा बल का सिद्धांत है, द फोर्स थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, और सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसमें आप हॉब्स की थ्योरी देख सकते हैं, जॉन लॉक की थ्योरी देख सकते हैं, रूसो की थ्योरी देख सकते हैं। फिर आनुवांशिक सिद्धांत है जिनकी अभी विस्तृत चर्चा नहीं करते, केवल आप ये जान के रखिए कि थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, द फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हेरेडिटरी थ्योरी, है ना। इसमें सर इसको तो बीएलएलबी में पढ़ाया सर हम लोग को, सर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाए हैं सबको। आप उसमें पढ़े होगे ना, राजनीति में। यस सर। है ना। तो ये जो आनुवांशिक सिद्धांत जो है वो क्या बोलता है? हम लोग 11वीं में पढ़े हैं सर। काहे में? 11वीं में पढ़े हैं राजनीति विज्ञान। अरे अभी भी तो पढ़े हैं ना फर्स्ट ईयर में। नहीं तो ये ऑस्टिन और इसको तो नहीं पढ़े होगे, सामान वगैरह को? नो सर, हम लोग नहीं पढ़े हैं। ऑस्टिन का पढ़े थे। नहीं, जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जैसे ह्यूगो ग्रोशियस, तुम्हारा कुछ कुछ जो है ना, एरिस्टोटल हाँ सर, है, कुछ नहीं पढ़े हैं लेकिन बाकी कुछ पढ़े हैं। ठीक है। तो ये देखो, इसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि आनुवांशिक सिद्धांत में जो है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत और मातृसत्तात्मक सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद एक जो है वो उद्विकास का सिद्धांत है कि
है ना। तो ये सब सिद्धांत है जो राज्य के, मतलब अकेला कोई भी सिद्धांत जो सारांश रूप में कहें तो अकेला कोई भी जो सिद्धांत है वो राज्य की उत्पत्ति को समझा नहीं पाता है। तो सामूहिक रूप से सभी सिद्धांतों को अगर हम पढ़ें तो ये समझ सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखें कि एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है। तो जो परिभाषाओं में हम देख रहे थे और उनसे जो निकल के आ रहा था, है ना सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है वो क्या है? जनसंख्या, पॉपुलेशन, भूभाग टेरिटरी होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए गवर्नमेंट, और प्रभुता शक्ति होनी चाहिए सॉवरेनिटी। ठीक है, तो ये भी आवश्यक तत्व हैं जिनको आप देखेंगे। तो जनसंख्या याद रखिएगा, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, है ना। तो ये आवश्यक तत्व हैं। अब देखिए कि राज्य और समाज क्या है, इस पे जो संबंध है इन चीजों को देखना जरूरी है। राज्य और सरकार का संबंध देखना जरूरी है, राज्य और विधि का संबंध देखना जरूरी है। तो मैं आपको बताया सर, आगे स्लाइड, राज्य और राष्ट्र क्या है। तो इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं। तो ये सब जो है, और ये चीज अपन देख चुके कि विधि और जो राज्य है उसका अटूट संबंध होता है, और ये स्वतंत्र रूप से एक, मतलब ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। अब आगे देखेंगे कि राज्यों की सदस्यता जो है वो किन बिंदुओं पे, मतलब कौन कौन से हम राज्य की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये जो टॉपिक है ये आपका नागरिकता से भी रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं कि सबसे पहले राज्य की सदस्यता आप जन्मतः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, देशीकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन से प्राप्त कर सकते हैं। पुनर्नागरीकरण द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं किसी राज्य की नागरिकता को। और राज्य की समाप्ति या पराधीनता के द्वारा आप राज्य की सदस्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है संधि द्वारा, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ अगर विलीनीकरण हो जाता है तो आप कर सकते हैं। तो ये जो बिंदु है वो बताते हैं कि किसी राज्य की सदस्यता को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं कि राज्य के जो कार्य होते, जो फंक्शंस ऑफ स्टेट हैं, तो उसमें जो चीजें हैं वो ध्यान देने वाली बात ये है कि पहला प्राथमिक कार्य होता है राज्य का, और दूसरा गौण कार्य होता है, सेकेंडरी फंक्शंस। और इन्हीं को आप संप्रभु कार्य, और एक वर्गीकरण अगर आप और करना चाहें तो संप्रभु कार्य और असंप्रभु कार्य पर मतलब में भी विभाजित कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। सर आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु जो थे, उन्होंने वर्गीकरण किया था राजतंत्र का, या तो राजतंत्र होगा, कुलीन तंत्र होगा, या लोकतंत्र होगा, और ये एक चक्र के रूप में चलेगा। तो ये कहना था आपका एरिस्टोटल। उसके बाद अगर हम आधुनिक वर्गीकरण देखें, मॉडर्न एज में अगर हम देखें इनका क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या है कि राज्य या तो स्वाधीन हो सकता है या पराधीन हो सकता है। राज्य या तो एकात्मक हो सकता है या संघीय राज्य या संघात्मक हो सकता है, जो चीज हमने पढ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में। ठीक है, उसके बाद क्या है, परिसंघ के रूप में हो सकता है राज्य। तो ये चीजें हमने देखा था। और एक अंतिम हो सकता है साम्राज्यात्मक राज्य। तो ये 4 वर्गीकरण हैं आधुनिक राज्य के। अब यहाँ पे अंतिम रूप में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि राज्य और विधि में परस्पर संबंध क्या है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो देखिए कि जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि विधि को हमेशा से ऊपर ही माना गया है। ठीक है, हमारे हिंदू व्यवस्था में भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि विधि राजाओं का राजा है। तो ये मतलब विधि के अधीन थे, जो जैसे जो संप्रभु था वो क्या है कि विधि से ऊपर था। तो जो विधि बनी हुई है, अगर उन्हीं के तहत वो जो है
शासित होगा। तो इनका आप जब रिलेशन देखेंगे और इनको आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि राज्य और विधि जो है इनमें परस्पर संबंध है। और यहाँ पे अमेरिकी विधिज्ञ जो है, ज्यूरिस्ट हैं, जॉन रॉल्स ने बताया कि राजनीतिक सत्ता सदैव ही उत्पीड़क रही है जिसे राज्य का समर्थन प्राप्त होता रहा है। ये कोट था इनका। अब एक केस देखें, आई.एम. सिंह वर्सेस बोरो बाबू सिंह का, 1994 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में कोई भी विधि के ऊपर नहीं है और शासन भी व्यक्तियों का न होकर विधि सम्मत होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और विधि सम्मत शासन किसी को भी विधि से बड़ा होने का, ऊंचा होने का, मतलब ऊंचा होने की अनुज्ञा नहीं देता है। तो भारत में राज्य की तुलना में विधि जो है वो श्रेष्ठता इस बात से भी सिद्ध होती है कि संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य की व्यापक परिभाषा में विधि को प्रधानता दी गई है, जिसमें संसद, भारत सरकार, राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय और यहाँ तक कि न्यायपालिका का भी समावेश किया गया है। परंतु इन सब से भारत का संविधान, जो कि एक विधि है, को श्रेष्ठतर बताया गया। तो हमारे यहाँ आप जो देखेंगे कि सर्वोच्च कौन है, वो हमारा संविधान है, जो इस बात को बताता है कि राज्य और विधि जो है उसका अटूट संबंध है और रूल ऑफ लॉ, जो विधि की सर्वोच्चता है, उसको हमारे भारत देश में बनाए रखा गया है। तो इस प्रकार ये राज्य था जिसका परिचय हमने देखा। ठीक है हेमंत सर। कुछ डाउट है तो पूछिए।